सोचिए, साल है 1947। भारत आजाद हो चुका है। चारों तरफ जश्न का माहौल है। लेकिन इसी जश्न के बीच एक बहुत बड़ा खतरा भी मुंह बाए खड़ा था। एक नया देश तो बन गया था, पर उसके सामने एक ऐसी चुनौती थी जो उसे शायद हमेशा के लिए टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक नया नया बना देश जो कागजों पर तो सैकड़ों हिस्सों में बटा हुआ था, वो बिखरने से बच कैसे गया। आज हम इसी की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 562, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन रियासतों की गिनती है जो उस वक्त भारत में थीं। सोचिए, 562 अलग अलग राज्य, हर एक का अपना राजा, अपना कानून, अपनी व्यवस्था। इन सबको एक झंडे के नीचे लाना, सच कहूं तो ये काम नामुमकिन सा लग रहा था। और यहीं से शुरू होती है एक भारत बनाने की चुनौती। एक ऐसा पहाड़ जैसा काम जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी इतिहास ने सिर्फ एक इंसान के कंधों पर डाल दी थी। और वो इंसान थे वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, जिन्हें आज हम सब सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। जी हां, यही वो शख्स थे जिन्हें इस लगभग नामुमकिन मिशन को मुमकिन बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। तो फिर सवाल ये है कि पटेल कैसे बने? एक कामयाब वकील से वो देश के सरदार कैसे बन गए? आखिर उनके सफर में ऐसा क्या था जिसने उन्हें इस ऐतिहासिक भूमिका के लिए तैयार किया? चलिए पता करते हैं। उनकी कहानी शुरू होती है गुजरात के नडियाद से। बहुत मेहनत करके कानून की पढ़ाई की, फिर लंदन गए और बैरिस्टर बनकर लौटे। अहमदाबाद में उनकी वकालत इतनी अच्छी चल रही थी कि सब कुछ सेट था। लेकिन फिर साल आया 1918, जब वो महात्मा गांधी से मिले और उनसे इतने प्रभावित हुए कि अपना जमा जमाया करियर छोड़ दिया और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनके लीडरशिप का असली टेस्ट हुआ 1928 में, बारडोली सत्याग्रह के दौरान। ये किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, और जिस तरह पटेल ने इसे लीड किया, उसने उन्हें रातों रात एक आम नेता से जन नेता बना दिया। और मजे की बात यह है कि सरदार का जो टाइटल हम आज इस्तेमाल करते हैं, वो उन्हें यहीं मिला था। इसी आंदोलन के बाद बारडोली की महिलाओं ने उन्हें ये उपाधि दी थी। ये कोई सरकारी पद नहीं था, ये लोगों का प्यार था, उनका भरोसा था जो उन्होंने अपने नेता को दिया। तो ठीक है, अब पटेल वकील से सरदार बन चुके थे। अब हम वापस उसी सबसे बड़ी चुनौती पर लौटते हैं जिसके लिए इतिहास आज उन्हें याद करता है, यानी 562 रियासतों को एक करके भारत बनाना। पर उन्होंने ये किया कैसे? मतलब क्या था उनका तरीका? उनकी स्ट्रैटेजी के आप कह सकते हैं 3 मेन हिस्से थे। पहला, डिप्लोमेसी, यानी बातचीत से रास्ता निकालना। दूसरा, दृढ़ संकल्प, मतलब जहां नरमी से काम न चले वहां सख्ती दिखाना। और तीसरा, पॉलिटिकल विजडम, यानी ये जानना कि कब कौन सा दाव चलना है। और उनकी यही स्ट्रैटेजी काम कर गई। ज्यादातर रियासतें तो शांति से ही भारत में शामिल हो गईं, लेकिन कुछ मुश्किल केस भी थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़। यहां मामला फंसा हुआ था, लेकिन पटेल पीछे नहीं हटे। जहां जरूरत पड़ी वहां कड़े फैसले भी लिए गए, और आखिर में इन राज्यों को भी बड़ी समझदारी से भारत का हिस्सा बना लिया गया। और इसी मजबूत इच्छा शक्ति और कभी न झुकने वाले इरादे की वजह से उन्हें एक और नाम मिला, एक ऐसा नाम जो आज भी उनकी पहचान है, भारत के लौह पुरुष, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये टाइटल उनके उस फौलादी इरादे को दिखाता है जिसने देश को टूटने से बचा लिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर उनका ये संकल्प ना होता तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पटेल की विरासत की, क्योंकि उनका काम सिर्फ देश को जोड़ने तक ही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने असल में आधुनिक भारत की नींव रखने में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया। आजाद भारत की पहली सरकार में उनके पास 2 बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थीं। वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री भी। इन दोनों भूमिकाओं ने उन्हें देश की अंदरूनी सुरक्षा और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पूरे सिस्टम को एक साथ बनाने की ताकत दी। उन्होंने ही देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव रखी, जिसे वो स्टील फ्रेम कहते थे। आज हम जिन सर्विसेज को आईएएस और आईपीएस के नाम से जानते हैं, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, उनकी शुरुआत का श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने पूरे देश को एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे में बांध दिया। और आज उनकी इसी विरासत को सलाम करती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है।
लेकिन ये सिर्फ एक ऊंचाई का आंकड़ा नहीं है, ये सरदार पटेल के उस ऊंचे कद का प्रतीक है जो उन्होंने देश को एक करके हासिल किया। तो आखिर में एक सवाल बचता है, सरदार पटेल की कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? क्या ये एक मजबूत लीडरशिप की कहानी है, या फिर एकता में जो ताकत होती है उसकी कहानी है, या फिर ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।